दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 145 खंड 4। इसका शीर्षक है वो हफ्ता 2 क्रमांक 2। कमिश्नर ग्रिफिथ साहब के दफ्तर में गया। उनके दफ्तर में जिधर उधर हथियारबंद सोल्जर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी युद्ध की तैयारी कर रहे थे। मैं वहां पहुंचा तो देखा वहां इंस्पेक्टर बोरिंग भी बैठे हुए थे। मैंने सारी हकीकत कमिश्नर को बताई। कमिश्नर ने कहा, मुझे जुलूस को कोर्ट की तरफ जाने नहीं देना था, क्योंकि वहां जाने पर दंगा भड़क सकता था और भीड़ को वापस जाने के लिए कहने पर कौन सुनने वाला था। इसलिए घोड़सवार पुलिस को छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो ये जब रॉलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन हुआ, तो उसमें जो पुलिस एक्शन हुआ उसके बारे में इसमें बापू लिख रहे हैं। मैंने उनसे कहा, कमिश्नर से, कि उसके परिणाम क्या होते थे वो तो आपको मालूम था। लोग घोड़ों के टापों के नीचे कुचले जाने से बच नहीं सकते थे और घोड़े सवारों की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। कमिश्नर बोले, वो आपको नहीं समझेगा। लोगों पर आपकी सीख का क्या असर हुआ है वो आपसे ज़्यादा पुलिस को मालूम होता है। और यदि यदि शुरू से सख्त उपाय नहीं किए तो उसके परिणाम भयानक होते और लोग फिर आपके नियंत्रण में भी रहने वाले नहीं थे। नियम तोड़ने की बात उनको शीघ्र समझ में आती और शांति की बात उनकी सीमा से बाहर तोड़ने की बात उनको शीघ्र समझ में आती और शांति की बात उनकी सीमा से बाहर की है। आपका उद्देश्य अच्छा है, पर वो लोगों को नहीं समझेगा। आखिर वे अपनी आदत पर ही जाएंगे। मैंने कहा, आपके मेरे विचारों में यही मतभेद है। लोग झगड़ालू वृत्ति के न होकर शांति प्रिय है और हमारे बीच वाद विवाद शुरू हो गया। आखिर में साहब बोले, ठीक है, यदि लोग आपकी सीख को नहीं समझे, इस बारे में आपको यदि विश्वास हो गया तो आप क्या करेंगे? साहब बोले कि यदि आपको समझ में आया कि लोगों ने आपकी सीख को नहीं समझा है तो उस बारे में आप क्या करेंगे? मैंने जवाब दिया, यदि ऐसा साबित हुआ तो मैं संघर्ष बंद कर दूंगा। साहब बोले, इसका मतलब है आपने तो मिस्टर बोरिंग को बताया है कि यहाँ से छूटने के बाद आप पंजाब जाने वाले हैं। मैंने कहा, ठीक है, मेरा विचार लौटती गाड़ी से पंजाब जाने का था, पर आज वो संभव नहीं है। कमिश्नर बोले, आप यदि धीरज रखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि लोग पागल हो गए हैं। अहमदाबाद और अमृतसर में क्या हुआ इसकी मुझे भी पूरी जानकारी नहीं है। लोगों ने वहाँ कई जगह बिजली के तार तोड़ डाले हैं। मैं आपको साफ बता देता हूँ कि इस दंगे की जवाबदारी आपके माथे पर है। मैंने कहा, मेरी जो भी जवाबदारी होगी उसे स्वीकारने से मैं पीछे नहीं हटूँगा। अहमदाबाद में लोगों ने कुछ भी कम ज़्यादा किया तो उसका मुझे दुख होगा, लेकिन मैं अमृतसर कभी गया ही नहीं और वहाँ के लोग मुझे जानते नहीं हैं। लेकिन पुलिस ने यदि मुझे वहाँ जाने दिया होता तो मैं निश्चित वहाँ शांति बनाए रखने के प्रयासों में मदद करता। मुझे बंदी बनाकर सरकार ने लोगों को धोखा दिया है। इस तरह हमारी बातें हुई। हमारे विचार मिलने वाले नहीं थे। चौपाटी पर लोगों की एक सभा लेकर उन्हें शांति बनाए रखने के बारे में बताकर मैं कमिश्नर के दफ्तर से निकला। चौपाटी पर सभा हुई। मैंने लोगों को शांति बनाए रखने और सत्याग्रह के नियम बताए। सत्याग्रह सत्यवादिता का एक शस्त्र है। लोग अगर शांति नहीं रखेंगे तो मुझे सत्याग्रह का संघर्ष कभी भी चलाते नहीं आएगा। अहमदाबाद से अनुसुईया बाई को भी खबर मिली थी कि वहाँ भी दंगे हुए हैं।
हुए थे। अनुसुईयाबाई की गिरफ्तारी की अफवाह थी, किसी ने उठाई थी, इसलिए मजदूर भड़क गए थे और उन्होंने दंगा किया और एक सिपाही का खून भी हुआ। मैं जब अहमदाबाद गया तो समझ में आया कि नाडियाड के पास रेलवे पटरी को तोड़ने का भी प्रयत्न हुआ था। विरम गांव में एक सरकारी कर्मचारी का खून हुआ। अहमदाबाद में मार्शल कानून लागू हुआ था। लोग अपने कर्मों के फल ब्याज सहित भोग रहे थे। स्टेशन पर एक आदमी मुझे कमिश्नर पैट के पास ले जाने के लिए आया था। मैं वहाँ गया तो वे भी बहुत नाराज़ थे। मैंने शांति से जवाब दिया, सुना और खून हो जाने के बारे में दुख जाहिर किया और मार्शल कानून लगाना अनावश्यक था यह भी सूचित किया और शांति स्थापित करने के लिए जो उपाय करने थे उनके बारे में कमिश्नर को आश्वस्त किया और एक जनसभा आयोजित करने की अनुमति मांगी। वो उनको भी अच्छी लगी, उन्हें मुझे अच्छी लगी। यह सभा आश्रम के पास लेने की इच्छा मैंने व्यक्त की, वो भी उन्हें अच्छी लगी। मुझे याद आता है कि मैंने रविवार 13 तारीख को सभा ली और उसके दूसरे दिन ही मार्शल कानून हटा दिया गया था। इस सभा में मैंने लोगों को उनकी गलतियों के बारे में बताने की कोशिश की। प्रायश्चित करने के लिए मैंने 3 दिन का उपवास किया और लोगों को 1 दिन का उपवास रखने को कहा और जिन जिन लोगों ने दंगे में भाग लिया था उन्हें अपने गुनाह कबूल करने के लिए कहा और इसी के साथ सरकार को उनके गुनाह माफ़ कर देने के लिए भी कहा। लेकिन दोनों ने ये नहीं किया। ना तो किसी ने गुनाह कबूल करा, न सरकार ने उसे माफ़ किया। मुझे मेरे कर्तव्य स्पष्ट दिख रहे थे। जिन मजदूरों के साथ मैं रहता था, इतना समय मैंने बिताया, उनकी सेवा की और उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा की, उन्होंने दंगों में भाग लेना मेरे लिए असह्य था। उनके दोषों में मैं भी हिस्सेदार था, ऐसा मुझे लगा। जिस तरह मैंने लोगों को गुनाह कबूल करने को कहा, वैसे ही सरकार को उनके गुनाह माफ़ करने के लिए भी कहा, लेकिन दोनों ने ही मेरी बात नहीं मानी। लोगों ने गुनाह कबूल नहीं किया और सरकार ने किसी को माफ़ भी नहीं किया। स्वर्गीय रमन भाई और अन्य लोग मेरे पास आए और सत्याग्रह रद्द करने की प्रार्थना की, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं रही थी। जब लोग शांति की सीख रखना आत्मसात नहीं करते, जब तक लोग शांति की सीख रखना आत्मसात नहीं करते, तब तक सत्याग्रह बंद रखने का निर्णय मैं पहले ही ले चुका था। कुछ मित्रों ने नाखुशी भी जाहिर की। उनका ऐसा कहना था कि हर जगह शांति रही तो बड़े पैमाने पर सत्याग्रह संभव नहीं था। मैंने अपना मतभेद उन्हें बताया और कहा, जिन लोगों में हमने काम किया है, जिनसे हम सत्याग्रह की अपेक्षा रखते हैं, वे ही यदि शांति नहीं रखेंगे तो सत्याग्रह चल नहीं सकता, यह स्पष्ट है। इतनी शांति बनाए रखने की शक्ति सत्याग्रहियों में होनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मत था, जिसे मैं आज भी बदल नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।